तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास एनसीईआरटी बुक का रिव्यू करने वाले हैं। सेकंड चैप्टर साइंस अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो चलते हैं हम लोग अपने जिस प्रकार पढ़ते हैं उससे आगे बढ़ते हैं। आपको जो शब्द अंडरलाइन किए जाएंगे वो कीवर्ड हैं जिसकी मदद से आप इस पूरे चैप्टर को, सारांश को ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए, आपको जैसे जैसे शब्द आएंगे, अंडरलाइनिंग किए जाएंगे, उन सारे शब्दों को या तो आप लिखते चलें या हमारे साथ किताब में भी अंडरलाइन कर सकते हैं। तो आपने पढ़ा होगा, आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होंगे कि भोजन का खट्टा या कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल और क्षारक के कारण होता है। जो भोजन खट्टा होता है अम्ल के कारण और जो कड़वा होता है क्षारक के कारण होता है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित हो जाता है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? जैसे आपको पता होगा, नींबू पानी, सिरका, बेकिंग सोडा का विलयन, कौन सा चीज़ उसे बताएंगे? उपचार बताते समय आप किस गुणधर्म का ध्यान रखेंगे? आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। आपने अवश्य ही इसी जानकारी का उपयोग किया होगा। याद कीजिए कि कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थ की जांच की थी। आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है तथा ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। याद रखें, ये नीले को क्या कर देता है? लाल कर देता है। कौन लाल कर देता है? अम्ल। और क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो नीले को जो लाल करता है उसे अम्ल कहते हैं और जो लाल को नीला करता है उसे क्षारक कहते हैं। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। लिटमस क्या है? प्राकृतिक सूचक है। और इसी प्रकार हल्दी, जिसको टर्मेरिक भी कहते हैं इंग्लिश में, हल्दी भी एक ऐसा ही सूचक है। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग जब क्षारीय प्राकृतिक वाले साबुन से रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा हो जाता है? लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल में धोने के पश्चात वह फिर से पीले रंग का हो जाता है। अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए आप संश्लेषित सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज, संश्लेषित सूचक है, जिसको संश्लेषित सूचक हम किसको कहते हैं? जो लैब में तैयार किए जाते हैं, जो रासायनिक विधि से तैयार किए जाते हैं, तो उसमें मेथिल ऑरेंज कैसा सूचक है? संश्लेषित सूचक है। फिनोप्थेलिन ये कैसा सूचक है? संश्लेषित सूचक है, लैब में तैयार किया गया है। जबकि हल्दी और लिटमस कैसा सूचक है? प्राकृतिक सूचक है। इस अध्याय में हम अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षारक कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। साथ ही दैनिक जीवन में पाए जाने वाले तथा उपयोग में आने वाले बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं लिटमस क्या होता है। लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है, मतलब ये बैगनी रंग का होता है लिटमस, जो थैलोफाइट, किस समूह से? थैलोफाइट समूह के लीचेन पौधा से लिटमस निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब यह बैगनी रंग का होता है। कैसा होता है? बैगनी रंग का होता है। और बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जेरानियम, ये कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियां किसी विलयन में अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को सूचित करती है और इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक कहते हैं। यानी सूचक किसे कहते हैं? जो अम्ल क्षारक की उपस्थिति को बताता है उसे हम क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। आगे चलिए दोस्तों, आपसे यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे गए एनसीईआरटी में कि आपको 3 प्रश्नावलियां दी गई, इनमें से एक में आश्रित जल, क्या डाला गया है? एक में आश्रित जल मतलब शुद्ध जल, एवं शेष 2 में, एक में अम्लीय विलयन है और दूसरे में
क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया गया तो आप कैसे बताइएगा कि किस प्रश्नावली में क्या है, तो आपको पता होगा जैसे लाल लिटमस को हम कहाँ डालेंगे, आश्रित जल में डालेंगे तो ये वैसा ही रह जाएगा। परंतु अगर दिया गया है और अगर हम अम्लीय में डालेंगे तो वो लाल वाला कैसा हो जाएगा, भलुक अति लाल वाला हमारा नीले से लाल हो जाएगा क्षारीय में, और जैसे ही वो लाल होगा तो अम्ल में डालेंगे तो अम्ल क्या हो जाएगा, मतलब लाल से नीला कर दे। तो इस हिसाब से उसके रंगों को देख के हम बता सकते हैं किसमें क्या है, किसमें अम्ल है और किसमें क्षार है। आगे दोस्तों, अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म समझना। सबसे पहले प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक को किस रूप में हमारे प्रयोगशाला में कौन कौन से अम्ल मिलेंगे और कौन कौन से क्षारक मिलेंगे, इसका आप ध्यान रखिए। जैसे आपको अपने विज्ञान की प्रयोगशाला में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl मिलेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 मिलेगा, नाइट्रिक अम्ल HNO3 मिलेगा, एसिटिक अम्ल CH3COOH मिलेगा। ये सब क्या है, अम्ल हैं जो आपके विज्ञान की प्रयोगशाला में मिलेंगे। वहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय मिलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय मिलेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय मिलेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय मिलेंगे और अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपको क्षारीय मिलेंगे। या ये सबको आप एकत्र कर लीजिए, मतलब थोड़ा थोड़ा पोर्शन ये सब आप प्रश्नावलियों में ले लीजिए। और अब हम जांच करेंगे कौन अम्ल है और कौन क्षार है। हाँ, ये जो दिया गया है अभी अभी जो बोला गया ये सूत्र, तो इन सब के नाम सूत्र सहित याद रखिएगा क्योंकि ये आपसे बार बार पूछे जाएंगे। तो ऊपर दिए गए विलयन की एक बूंद वाच ग्लास पे, वाच ग्लास उस ग्लास को कहते हैं जहां पे रख के हम किसी चीज का निरीक्षण करते हैं। ये कांच का होता है, आप देखे होंगे विज्ञान प्रयोगशाला में, अनुसार सूचकों की जांच करते हैं। अब है लाल लिटमस, नीले लिटमस, फिनोफ्थेलिन या मेथिल ऑरेंज, ये सब भी आपको अपने विज्ञान की प्रयोगशाला में मिल जाएगी। कौन कौन, लाल लिटमस, नीला लिटमस, फेनोफ्थेलिन, मेथिल ऑरेंज। विलयन के साथ दिए गए विलयन के रंग में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो आप इसे अपने विलयन के नमूने लाल लिटमस पत्र, नीला लिटमस विलयन और फिनोफ्थेलिन विलयन के साथ और मेथिल विलयन के साथ आप अपने नमूने को जांच कर सकते हैं। आप ये अपने विज्ञान की प्रयोगशाला में जाकर जांच करें। तो रंग में परिवर्तन के द्वारा यह सूचक हमें बताते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा पदार्थ क्षारक है। कुछ ऐसा पदार्थ होता है जिनकी गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, जिसे हम गंधीय सूचक कहते हैं या ऑल्फैक्टरी सूचक कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, गंधीय सूचक कहते हैं। आइए इनमें से कुछ सूचकों की जांच करते हैं। जैसे आप बारीक कटी हुई प्याज ले लें, मतलब कटा हुआ प्याज ले लें तथा स्वच्छ कपड़े के टुकड़े को एक प्लास्टिक के थैले लीजिए और थैले को कसकर बांध दीजिए और पूरी रात फ्रिज में रहने दीजिए। अब इस कपड़े के टुकड़े का उपयोग अम्ल क्षारक की जांच के लिए किया जा सकता है। देखिए आपको क्या करना है, एक कपड़ा का टुकड़ा लेना है, इसमें प्याज के टुकड़े को बांध देना है पूरी तरह से और फिर उसको फ्रिज में रख देना है ठंडा होने के लिए। अब आप इसको यूज कर सकते हैं, किस लिए, अम्ल और क्षारक की पहचान करने के लिए। इसमें 2 टुकड़े लीजिए, अब उनमें गंधीय सूचकों की जांच कीजिए। इन्हें स्वच्छ सतह पर रखकर उनमें से एक टुकड़ा आप HCl में की कुछ बूंद में एवं दूसरा टुकड़ा NaOH के बूंद में डालिए। दोनों टुकड़ों को जल से धोकर उसकी गंध की पुनः जांच कीजिए, तो आपको गंध में परिवर्तन नजर आएगा और इससे आप आसानी से पता कर सकते हैं कि ये इसके गंध अम्ल के साथ कैसे हैं और क्षार के साथ कैसे हैं। आप अपने प्रश्नों को लिखिए। अब थोड़ा तनु बनैला लौंग, कौन सा, बिनैला के तेल आता है या लौंग आप सुने होंगे, लौंग के तेल, तो लौंग का तेल ले लीजिए।
ये दांत दर्द करता है तो उस वक्त लौंग का तेल काम करता है। तथा इनकी गंधों की जांच कीजिए। एक परख नली में HCl, तनु HCl और एक परख नली में NaOH। तनु किसको कहते हैं? तो तनु हम बोलते हैं जिसमें जल की मात्रा ज्यादा हो उसे हम तनु बोलते हैं। तो आपको तनु HCl और तनु NaOH का विलयन लेना है। दोनों में तनु बनैला SS की कुछ बूंदे डालकर उसे हिलाइए। ठीक है, विनैला का तेल या लौंग वाला तेल डाल के दोनों को मिक्स कर दीजिए। उनकी गंध पुनः जांच कीजिए। यदि गंध में कोई बदलाव है तो उसे दर्ज कर लीजिए। और इसी प्रकार तनु HCl और तनु NaOH में लौंग के तेल से भी आप गंध में आए परिवर्तन की जांच और परीक्षण कर सकते हैं। तो इस हिसाब से प्याज, वनीला का तेल, लौंग का तेल, ये सब क्या हो गया? ये सब के सब गंधीय सूचक हो गए। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं? आपके परीक्षण के आधार पर वनीला, प्याज और लौंग के तेल में किसे गंधीय ऑसोफैक्टरी सूचक की तरह उपयोग किया जा सकता है? अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों को समझने के लिए आइए कुछ और क्रियाकलाप करते हैं। तो कहते हैं अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि धातु के साथ अम्ल क्षारक कैसे करते हैं। तो उपकरण को 2.1 के अनुसार आप सजा लें। उपकरण आपको दिख रहा है ना, ये वाला फिगर, इसके अनुसार आप सारे उपकरणों को सजा लें। जैसे इस उपकरण में आपको क्या क्या सजाना है? स्टैंड, परख नली, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है परख नली में, दानेदार जिंक लेना है, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले आपको दिखेंगे, प्रवाह नली को सजाना है। उसके बाद आपको क्या करना है? एक टब लेना है, उसमें साबुन का विलयन लेना है, हाइड्रोजन से भरे बुलबुले लेना है और एक मोमबत्ती जलाना है ऊपर, जिससे आपको हाइड्रोजन जो होगा पटपट की ध्वनि के साथ जलेगा। तो आप चलिए हम क्रियाकलाप को देख लेते हैं, तो उसके अनुसार सजा लेंगे। तो एक परख नली में लगभग 5 ml 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ले लें, जिसमें दानेदार जिंक डालें। सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या डालना है? आपको जिंक डालना है, जस्ता डालना है। दानेदार जिंक के टुकड़े की सतह पर आप क्या देखते हैं? तो आप उसकी सतह पे बुलबुला देखिएगा। वो किस चीज का बुलबुला है? तो वो हाइड्रोजन गैस की बुलबुला है। ठीक है, तो उत्सर्जन गैस को साबुन के विलयन में प्रवाहित कीजिए। और साबुन के विलयन में बुलबुले क्यों बनते हैं? जलती हुई मोमबत्ती को गैस वाले बुलबुले के पास ले जाइए। आप क्या परीक्षण करेंगे? कुछ अन्य अम्ल जैसे HCl भी आप ले सकते हैं, HNO3 ले सकते हैं। जहां पे आप सल्फ्यूरिक अम्ल लिए हैं ना, वहां पे आप क्या करें? HCl, HNO3 या CH3COOH यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल, कोई भी अम्ल आप इस क्रियाकलाप में प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रत्येक स्थिति में आपका परीक्षण समान है या भिन्न है? हाँ, अगर आप इस परीक्षण को घर में करना चाहते हैं तो आप घर में भी कर सकते हैं। नींबू का जो रस होगा उसके साथ, क्योंकि नींबू का रस भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात अम्ल ही होता है, तो आप आसानी से उसके साथ ये प्रयोग कर सकते हैं और हाइड्रोजन गैस को प्राप्त कर सकते हैं। आगे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रिया में जो आप अभिक्रिया देख रहे थे वहां पे एक धातु लिया गया था, वो धातु जस्ता था। तो ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रिया में धातु और अम्ल के से हाइड्रोजन का विस्थापन करता है। हाइड्रोजन गैस से निकलने से यह पता चलता है कि अम्ल के अपशिष्ट के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है। अम्ल धातु के साथ क्या बनाता है? एक यौगिक बनाता है, जिसे हम लवण कहते हैं। यानी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस देता है, अर्थात अम्ल प्लस धातु बनाता है लवण और हाइड्रोजन गैस। जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने देखा। आपने जिन अभिक्रियाओं का परीक्षण किया, क्या आप उनका समीकरण लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा समीकरण? H2SO4, ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, प्लस Zn, और ये जब अलग होगा तो क्या बनाएगा? ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट प्लस H2। ये एक अगर पिछले
अब चैप्टर पढ़े हैं, तो ये कैसी अभिक्रिया है, ये सल्फेट मूलक जिंक के साथ जुड़ा है, अर्थात ये एकल विस्थापन अभिक्रिया है। यानी हम कह सकते हैं कि जो अम्ल होता है धातु के साथ विस्थापन अभिक्रिया में भाग लेता है। आगे अगला क्रियाकलाप है कि एक परखनली लीजिए और उसमें जिंक के कुछ दानेदार टुकड़े डाल दीजिए और अब उसमें 2 मिलीलीटर या कुछ मात्रा में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दीजिए और उसे गर्म कीजिए। अब तत्पश्चात आप क्या देखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप गर्म किए हैं ना, किसके साथ, जिंक के साथ, तो आपको जो मिलेगा Na2ZnO2 आपको मिल जाएगा। इसका मतलब जिसको आप कहेंगे सोडियम जिंकेट, तो सोडियम जिंकेट प्राप्त होगा और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। अतः हम कह सकते हैं कि अम्ल या क्षार दोनों से अभिक्रिया करने पे धातुएं लवण तथा हाइड्रोजन गैस देती है। अम्ल या क्षार दोनों से धातुएं जब अभिक्रिया करती है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस देती है। तो आप देखेंगे कि अभिक्रिया में पुनः हाइड्रोजन बनता है, किंतु ऐसी अभिक्रियाएं सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, ये तो हम लोग धातु के साथ किए। अब हम अम्ल और क्षार का अभिक्रिया करेंगे धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, या उसको बोलते हैं धातु बाई कार्बोनेट के साथ। तो आप पहले तो जो व्यवस्था कर लें प्रयोगशाला में, इस टाइप से आप अपने पूरे एक सिस्टम बना ले जिसमें आपको थिनेस कीट की जरूरत पड़ेगी, स्टैंड की जरूरत पड़ेगी, कॉर्क की जरूरत पड़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जरूरत पड़ेगी, परखनली की जरूरत पड़ेगी, सोडियम कार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी और एक निकास नली और एक परख नली और क्या कहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो निकलेगा उसकी जरूरत पड़ेगी। तो अब चलिए हम लोग प्रयोग करते हैं कि आपको क्या क्या करना है। तो आप क्या करें, 2 परख नली लें, एक का नाम ए रख दिए, दूसरे का नाम हम बी रख दिए। अब क्या करते हैं, एक पहले परख नली में आधा ग्राम, यहाँ पे लिखा हो 0.5 ग्राम, आप ज़्यादा भी मात्रा ले सकते हैं अगर तौलने में दिक्कत हो तो सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट ले लीजिए और बी में क्या कीजिए कि सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 ले लीजिए। अब दोनों प्रखनलियों में 2 मिलीलीटर क्या डाल दीजिए, HCl मिला दीजिए। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ भी HCl मिला दिए और सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ अर्थात सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट साथ की भी क्या मिला दिए, HCl मिला दिए। आपने क्या निरीक्षण किया, तो आप देखेंगे कि चित्र के अनुसार जब हम स्थिति को सजा लेते हैं तो प्रत्येक स्थिति में उत्पादित गैस को चूने के पानी, किसके पानी, चूने के पानी अर्थात कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का विलयन से प्रवाहित कराते हैं। तो इससे आप निरीक्षण पाएंगे कि वो दूधिया हो गया है और इसे हम चूना टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, और जो हाइड्रोजन वाला हम जलाते हुए मोमबत्ती लेके गए थे उसे हम पॉप टेस्ट कहते हैं, क्योंकि फटफट की ध्वनि निकलती है। तो क्या है, उपरोक्त क्रियाकलाप में होने वाली अभिक्रियाओं को इस प्रकार लिखा जाता है। किस प्रकार, तो आपने एक प्रखनली में क्या लिया था, तो पहले प्रखनली में लिया था सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जो सॉलिड रूप में था, और फिर क्या लिया था, तनु HCl लिया था। तो इसके साथ मिलाइएगा तो आपको मिलेगा NaCl और H2O। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब कोई अम्ल का धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल देता है, लवण और जल देता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ठीक है, लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तथा अगर वहीं दूसरे प्रखनली में हमने क्या लिया था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया था, तो उसमें जब HCl मिलता है तो हमें NaCl H2O और CO2 ही प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो अम्ल है वो धातु कार्बोनेट या धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके हमें अम्ल भलुक लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि अगर हम इसी को
कार्बन डाइऑक्साइड जो निकला है ये कैसे जांच करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड ही है? तो क्या करें, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर आपको क्या मिलेगा? तो चूने के पानी से प्रवाहित करने पर आपको CO2 श्वेत अवक्षेप, और श्वेत अवक्षेप ये कौन होगा? CaCO3, जिसे आप संगमरमर भी कहते हैं या चूना पत्थर भी कहते हैं, तो ये आपको मिलेगा और उसके साथ साथ जल मिलेगा। और ये रंग कैसा कर देगा विलयन का? दूधिया कर देगा। ठीक है, तो अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर और भी अभिक्रियाएं हो सकती है। तो क्या हो जाएगा, जब CaCO3 H2O और CO2 मिलकर जल के विलयन के साथ CaHCO3 बना लेगा, मतलब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेगा। और चूना पत्थर जो जिसको लाइमस्टोन कहते हैं, है ना, ये CaCO3 को लाइमस्टोन भी कहते हैं या खरिया भी कहते हैं या संगमरमर भी कहते हैं, ये तीनों का सूत्र एक ही है, CaCO3। तो ये क्या है? ये कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं, अलग अलग रूप हैं। और सभी धातु कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल देते हैं। अतः हम कह सकते हैं धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या देते हैं? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल देते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि अम्ल और क्षारक अगर परस्पर आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फिर से एक प्रयोग करते हैं। तो परखनली में लगभग 2 मिलीलीटर NaOH ले लीजिए। अब NaOH क्या है? एक क्षारक है, लीजिए, और इसमें 2 बूंद फिनोफ्थेलीन, ये आपको लैब में मिल जाएंगे, फिनोफ्थेलीन का विलयन डालिए और विलयन का रंग क्या होगा? तो इस विलयन में एक एक बूंद करके अब आप HCl विलयन डालिए। क्या अभिक्रिया मिश्रण में रंग में कोई परिवर्तन आया? अम्ल मिलाने के बाद फिनोफ्थेलीन का रंग क्यों बदल गया? अब उपरोक्त मिश्रण में NaOH की कुछ बूंदें मिलाइए, क्या फिनोफ्थेलीन पुनः गुलाबी रंग का हो गया? आपको विचार से ऐसा क्यों होता है? तो चलिए हम लोग आगे। तो उपरोक्त क्रियाकलाप जो आप किए अभी अभी, इस क्रियाकलाप में क्या आपको मिला कि हम प्रेक्षण किया कि अम्ल और क्षारक द्वारा प्रेक्षित प्रभाव, जो अम्ल क्षारक प्रेक्षित प्रभाव मतलब जो प्रभाव दिखाते हैं, तथा क्षारक अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव और क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अब क्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे NaOH प्लस HCl बनाता है NaCl प्लस H2O, अर्थात अम्ल एवं क्षारक अभिक्रिया करने के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल देता है, और इसे हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात इसमें अम्ल की अम्लीयता समाप्त हो जाती है और क्षार की क्षारीयता समाप्त हो जाती है। इस कारण इसे हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात क्षारक और अम्ल मिलके लवण और जल बनाता है। अब आगे हम लोग क्या क्या अभिक्रियाएं देख लिए। अब अगला अभिक्रिया करते हैं कि अम्ल के साथ अगर धातु ऑक्साइड को मिलाया जाए तो क्या होगा। तो अम्ल के साथ धातु ऑक्साइड को मिलाने पे क्या होगा? तो बीकर मतलब एक बड़ा सा जो होता है, इस बड़े सा में जब हम लिए तो बीकर में कॉपर ऑक्साइड, क्या लिए? कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा लीजिए और एवं हिलाते हुए उसमें धीरे धीरे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए। कॉपर ऑक्साइड में क्या मिला दिए? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला दिए। अब विलयन के रंग पर ध्यान दीजिए, कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ? तो आप देखेंगे कि विलयन का रंग नील हरित हो जाता है। क्या हो जाता है? नील हरित हो जाएगा और कॉपर ऑक्साइड घुल जाते हैं और विलयन का नील हरित रंग जो नीला हरा लगभग हरा होने लगता है, वो कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कॉपर क्लोराइड किस रंग का होता है? नीले हरे रंग का होता है। तो धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं कि धातु
ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल देता है। अब उपरोक्त अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखकर इसे संतुलित कर सकते हैं तथा तो धातु ऑक्साइड आपने अभी अभी किसका किसका किया था, तो हमने क्या क्या लिया था, हमने लिया था कॉपर ऑक्साइड और हमने लिया था तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो कॉपर ऑक्साइड का सूत्र आपको पता होगा, क्या होता है, CuO, कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस अम्ल HCl, तो ये क्या बन जाएगा, कॉपर क्लोराइड मतलब CuCl2 प्लस H2 बन जाएगा। यहाँ पे अगर हम HCl में 2 दे दें तो इस प्रकार से हमारा अभिक्रिया समाप्त हो जाएगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब उपरोक्त अभिक्रिया को समीकरण लिखकर संतुलित कर कीजिए और क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं, ठीक है। और अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं, क्योंकि ये लवण एवं जल प्राप्त करते हैं। तो धातु ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। क्यों कहेंगे, क्योंकि अम्ल क्षार के साथ लवण और जल देता था और ये धातु ऑक्साइड के साथ भी लवण और जल दे रहा है। इसका मतलब जो धातु ऑक्साइड है वो क्षारीय प्रकृति की है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होगा। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप चूने का जल कहते हैं, उसके बीच अभिक्रिया देखे ही होंगे। ऊपर आपने किया था कार्बन डाइऑक्साइड को जांच करने के लिए। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षारक है, क्या है, क्षारक है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर तथा कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, अधात्विक ऑक्साइड हो जाएगा, है ना। कार्बन चूंकि अधातु है इसलिए ये अधात्विक ऑक्साइड, तो ये क्या देगा, लवण और जल का निर्माण करता है। क्योंकि यह क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है, अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड किस प्रवृत्ति की होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है। क्यों, क्योंकि हमको पता है जो क्षारक है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण जल देता है, जबकि ये क्षारक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अर्थात अधातु ऑक्साइड के साथ भी लवण और जल दे रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड क्या है, अम्लीय प्रकृति की है, अम्ल गुण वाला है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टा पदार्थ क्यों नहीं रखा जाता है। क्योंकि अम्ल जो होता है धातुओं के साथ अभिक्रिया कर लेता है और तांबा एक धातु है तथा पीतल में भी तांबा है, इसलिए हम क्या करते हैं, दही को हम पीतल और तांबे में नहीं रखते हैं, ठीक है। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सा गैस निकलता है, हम लोगों ने देखा था धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया होता है तो हमारा हाइड्रोजन गैस निकल रहा था। वैसे ही कोई धातु ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तो आप पीछे से ही ये सारे प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। अब आगे है, सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या क्या समानताएं होती है। सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या क्या समानताएं होती है, तो हम लोग अनुभाग 2.1 में ही देख चुके हैं कि सभी अम्ल में समान रासायनिक गुणधर्म होता है ना। अम्ल के साथ समान रासायनिक गुणधर्म एवं गुणधर्मों में समानता दिखाती है। वहीं क्रियाकलाप 2.3 में हमने धातु के साथ अभिक्रिया करके अलग अलग अम्ल को हाइड्रोजन गैस उत्पन्न किया और इससे पता चलता है कि सभी अम्ल से हाइड्रोजन होता है। सभी अम्लों में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, क्योंकि सारे अम्लों से हमने हाइड्रोजन प्राप्ति किया। और एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम जांच करेंगे कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आप ग्लूकोज ले लें, एल्कोहल ले लें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं, का विलयन ले लेते हैं, मतलब ये सबको मिला लेते हैं। एक कॉर्क पर 2 कीले लगाकर कॉर्क को 100 मिलीलीटर के बीकर में रख देते हैं, ठीक है। कॉर्क को 100 मिलीलीटर बीकर में रख देते हैं। यहाँ जैसा कि आपको दिख रहा है ये व्यवस्था हम लोग कर लिए। ये देखिएगा, तो ये कॉर्क है आपका नीचे, इसमें 2 कील लगा दिए हैं और इसके अंदर क्या है, उस विलयन है, वो विलयन है जो सारे को मिलाए हैं ना,
उसको इस बीकर में रख दिए। अब इसको हम बैटरी से जोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा। अब चित्र के अनुसार हम 6 वोल्ट की बैटरी से इन दोनों टर्मिनलों को एक बल्ब तथा स्विच के माध्यम से जोड़ दीजिए। अब बीकर से थोड़ा HCl डालकर, बीकर में क्या करते हैं, HCl डालकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो इस क्रिया से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोहराएं, मतलब अलग अलग अम्ल के साथ ही इसको दोहराएं। तो आप प्रेक्षण किया। इस प्रेक्षण में ग्लूकोज एवं एल्कोहल के विलयनों के साथ भी आप कर सकते हैं। अब आपको क्या प्रेक्षण हुआ, बल्ब क्या प्रत्येक स्थिति में जलता है? तो अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है। आप देखिएगा कि अम्ल की स्थिति में बल्ब क्या होगा, जलेगा। परंतु आप यह देखें कि ग्लूकोज और एल्कोहल के विलयन में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि विलयन में विद्युत का प्रवाह हो रहा है, विलयन में विद्युत का प्रवाह हो रहा है और बल्ब के जलने से पता चल रहा है। विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? आयनों के द्वारा होता है विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह। क्योंकि अम्ल में उपस्थित धन आयन अर्थात हाइड्रोजन आयन, इसमें ज्ञात होता है कि अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। अम्लीय विलयन से कौन सा आयन उत्पन्न होते हैं? हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं तथा इसी कारण उसका गुणधर्म अम्लीय होता है। अर्थात हम कह सकते हैं जिससे भी हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होगा उसको हम अम्लीय कहेंगे, या अम्लीय पदार्थों से हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों का उपयोग करके इसी क्रियाकलाप को आप दोहराइए तो आपको क्या निष्कर्ष निकलता है? तो हम निष्कर्ष निकाल लेंगे कि उस वक्त भी बल्ब जला क्योंकि वहां पे भी हाइड्रोजन था परंतु वहां हाइड्रोक्साइड आयन भी था। तो जलीय विलयन में अम्ल एवं क्षारक का क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। क्या अम्ल केवल जलीय विलयन से ही आयन उत्पन्न करते हैं? आइए इसकी जांच करते हैं। यहाँ पे आपको एक व्यवस्था दिख रहा होगा जिसमें 2 एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है 2 प्रखनली में। तो क्या किया गया है, एक प्रखनली में सोडियम क्लोराइड ले लिया गया है और उसमें डाला किया जा रहा है सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल मतलब जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा हो, तो शंकुआकार फ्लक्स से डाला जा रहा है कि आसानी से उसमें प्रवेश कर जाए। और यानी हम सोडियम क्लोराइड में क्या डाल रहे हैं, हम अम्ल डाल रहे हैं, यानी लवण का में अम्ल डाल रहे हैं। और उसके बाद क्या किए, इसको आर्द्र लिटमस पत्र इसके सामने लेके गए। आर्द्र मतलब गर्म, निकास नली कॉर्क और प्रखनली इस हिसाब से। तो देखिए आपको क्या करने हैं, तो एक स्वच्छ एवं शुष्क प्रखनली लें, मतलब जिसमें जल की मात्रा ना हो। लगभग 1 ग्राम ठोस NaCl मतलब नमक लीजिए तथा उसके अनुसार उपकरण को सजा सकते हैं। प्रखनली में कुछ मात्रा में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालिए। आपने क्या परीक्षण किया, क्या निकास नली से कोई गैस बाहर आ रही है? इस प्रकार उत्सर्जन गैस को सूखे एवं नम लिटमस पत्र द्वारा जांच कीजिए। किस स्थिति में लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित होता है? उपरोक्त क्रियाकलाप के आधार पर आप निम्न अम्लीय गुण के बारे में क्या निष्कर्ष निकालेंगे? शुष्क HCl गैस या HCl विलयन। अध्यापकों के लिए निर्देश, यह जलवायु अत्यधिक आर्द्र हो तो गैस के शुष्क करने के लिए आप अपने आप को कैल्शियम क्लोराइड वाली शुष्क गैस नली का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए इससे निष्कर्ष क्या निकला, तो इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है। जल की उपस्थिति में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है। और जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं में हाइड्रोजन आयन पृथक नहीं हो पाता है। मतलब अम्ल का जलीय विलयन तो विद्युत का चालन करेगा परंतु सूखा अम्ल वो विद्युत का चालन केवल अम्ल नहीं करेगा। तो ये जल के साथ आयन बनाता है परंतु ऐसे आयन नहीं बनाता है। तो हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। इसीलिए हाइड्रोजन आयन सदैव हाइड्रोनियम आयन किसको बोलते हैं, तो H3O को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो हाइड्रोजन आयन किसके साथ रहता है, हमेशा
हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है, जहां हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन मिलके जल बनाते हैं। हमने देखा कि अम्ल जल में हाइड्रोनियम आयन तथा हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। अम्ल जल में क्या कौन कौन सा आयन प्रदान करता है? हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। देखिए कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या होता है, तो NaOH जब जल के साथ मिलाया जाता है तो सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त होता है। वैसे ही KOH जो क्षारक है, इसको जल में घोलते हैं तो पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त होता है। मैग्नीशियम के साथ भी मैग्नीशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, अर्थात क्षारक जल के साथ हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है और जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो यहां से आप एक अंतर अम्ल और क्षार में और जान गए कि वो क्या करता है, जल के साथ अम्ल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, जबकि जल के साथ क्षारक हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है क्षारक के बारे में। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते और जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। इसका स्पर्श साबुन की तरह एवं स्वाद कड़वा होता है, मतलब ये चिकना होता है और कड़वा होता है, तथा इसे प्राकृतिक संक्षारक भी कहते हैं। किसको? इस क्षार को। इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होंगे। अब तक हम जान चुके हैं कि अम्ल हाइड्रोजन आयन एवं क्षारक हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है। अतः जब हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्नलिखित रूप से व्यक्त करें कि अम्ल और क्षारक लवण और जल देता है, यही उदासीनीकरण अभिक्रिया है, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन मिलके जल बना लेगा और जो आपका हाइड्रोजन आयन का एक्स या जो तत्व है वो हाइड्रोक्साइड आयन से मिलके लवण बनाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से वो आयनिक यौगिक हो जाएगी, क्योंकि वहां धातु और अधातु के मिलने से एक यौगिक का निर्माण हो रहा है। तो हाइड्रोजन आयन किस टाइप से बना रहा है, आइए देखें कि अम्ल एवं क्षारक में जल मिलाने पर क्या होता है। तो एक बीकर, यहाँ पे आपको चेतावनी दी गई कि सांद्र अम्ल एवं क्षारक वाले बर्तनों में लगे चेतावनी इस टाइप की होती है, त्रिभुज के आकार का। इस चेतावनी को ध्यानपूर्वक देखें ताकि आपको प्रयोगशालाओं में ज़्यादा रिस्क ना हो। एक बीकर में 10 ml जल लेते हैं। 10 ml क्या लेते हैं? जल लीजिए। इसमें कुछ बूंद सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दीजिए। डालकर बीकर धीरे धीरे घुमाइए। बीकर के आधार को स्पर्श करके अब देखिए आधार को कि नीचे कैसा है, तो क्या तापमान में कोई परिवर्तन आया? यह प्रक्रिया उष्माक्षेपी है या उष्माशोषी। आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि अगर तापमान बढ़ जाएगा तो ये उष्माक्षेपी होगा, अगर तापमान घट जाएगा तो ये उष्माशोषी होगा। उपयुक्त क्रियाकलाप को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी आप दोहरा सकते हैं। तो आप पाएंगे कि जल में जब अम्ल या क्षारक घुलने की प्रक्रिया अत्यंत उष्माक्षेपी होती है, मतलब अम्ल या क्षारक जब जल में मिलाते हैं तो वो उसका विलयन जो बनता है वो क्या होता है? गर्म हो जाता है। और जल के साथ जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर अम्ल आपके शरीर पे गिर गया तो ये हानिकारक हो सकता है। अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल से में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई उष्मा को कारण मिश्रण आस्फित होकर बाहर आ सकता है। आस्फित होकर बाहर आना मतलब खौलते हुए बाहर आ सकता है कभी कभी, तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच या पात्र टूट भी सकता है, क्योंकि वो कांच को गर्म कर देगा तो टूट सकता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा कि कौन सांद्र है और कौन आपका तनु है। जल में अम्ल और क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता कैसी हो जाती है? अम्ल मिलाने पर ये हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन हो जाता है, जो प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं?
तनुकरण कहते हैं। मतलब जो अम्ल और क्षारक को मिलाने पर जो उनका आयन टूट जाता है और वो तनुकृत हो जाते हैं तो उसे हम तनुकरण कहते हैं। ठीक है, एवं अम्ल क्षारक को तनुकृत हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं आपके एनसीईआरटी में, तो वो प्रश्न आप पढ़ सकते हैं। क्या प्रश्न है कि HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण को क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों का विलयन में अम्लीयता अभिलक्षण नहीं होता है। क्योंकि ये क्या होता है, ये जो अम्ल हैं ये आयनों में टूटते हैं, जबकि एल्कोहल जो है और ग्लूकोज है ये आयनों में नहीं टूटता है, इसलिए ये हाइड्रोजन आयन परिलक्षित नहीं करता है। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन हो जाता है, क्योंकि ये आयनों में टूट जाते हैं और आयनों के द्वारा विद्युत का प्रवाह होने लगता है। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र को रंग को क्या कर देगा, तो हाइड्रोक्लोरिक गैस है, इसका मतलब ये अम्ल है, तो अम्ल क्या कर देता है, नीले को लाल कर देगा। अम्ल का तनुकृत करते समय क्यों अनुशासित रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो हमारे शरीर पे गिर गया तो वो हमें जला सकता है। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है, क्योंकि जैसे ही हम तनुकृत करेंगे तो वो जल बनता जाएगा और जल की मात्रा बढ़ती जाएगी और हमारा वो जो अम्ल होगा वो टूटता जाएगा। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे बढ़ती है, क्योंकि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो जल के साथ क्या करता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है, इससे उसमें हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है, टूटता चला जाता है और जल भी टूट जाता है। आगे, अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं, इसकी जांच किस रूप में करेंगे, चलिए देखते हैं। हम जानते हैं कि अम्ल क्षारक के सूचकों के उपयोग करके अम्ल एवं क्षारक में अंतर प्रदर्शित किया जा सकता है। पिछले अध्याय में हमने हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के विलयनों की सांद्रता कम होने पर तनुकरण के बारे में पढ़ा था। क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? क्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में अम्ल अथवा क्षारक कितना प्रबल है? इसको जानने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक, जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं, जिसे हम सार्वभौम सूचक भी कहते हैं। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों से प्रदर्शित करते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है। किस लिए विकसित किया गया है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। पी का मतलब होता है पूसांस, जिसको पोटेजेन कहते हैं, जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति, और एच का तो आप समझ गए होंगे, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन की शक्ति, मतलब पीएच स्केल। पीएच स्केल किसकी शक्ति बताता है? हाइड्रोजन आयन की शक्ति बताता है। पीएच स्केल में सामान्यतः शून्य पे अधिक अम्लीयता से 14 अधिक क्षारीयता तक पीएच स्केल ज्ञात किया जाता है। साधारण भाषा में पीएच परास अगर बोलें तो 0 से 14 तक होता है। पीएच भाषा की पीएच को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए कि किसी विलयन की अम्लीयता एवं क्षारीयता को दर्शाते हैं। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। सांद्रता क्या होगा? जितना हाइड्रोनियम आयन का अधिक होगा पीएच उतना ही कम होगा। और किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होता है। उदासीन विलयन के पीएच का मान कितना होता है? 7 होता है। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा, और 7 से 14 के बीच में अगर है तो उसमें हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी और वो क्षार की शक्ति बढ़ेगी, अर्थात वो क्षारीय होगा। तो पीएच को हम सार्वत्रिक सूचक या अंतर्भारित पेपर द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, जो कि आपको फिगर में दिया गया है ना, कि आपका पीएच के हिसाब से अम्लीयता और क्षारीयता की बात की गई है।
तो ये जो आपको सफेद वाला भाग है ये हाइड्रोक्साइड आयन को दिखा रहा है, और ये जो आपका नीला वाला भाग है वो क्या दिखा रहा है आपको, तो हाइड्रोजन आयन यानी अम्ल वाला भाग दिखा रहा है मूल रूप से। चलिए अब हम अलग अलग का पीएच अध्ययन कर सकते हैं उस पीएच स्केल पे। यहाँ पे आपको बहुत सारे चीज दिए गए हैं, टमाटर का रस, नल का जल, NaOH, HCl, गाजर का रस, कॉफी, नींबू का रस। तो ये सब को आप उसी पीएच स्केल से नापें, इसमें डाल कर देखें और देखें कि उसका रंग कैसा है, और उसके आधार पे उसका लगभग पीएच आप मान सकते हैं। तो आपको क्या क्या मिलेंगे, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि क्या जो जठर रस है उसका पीएच कितना होता है, 1.2 होता है। नींबू का रस का पीएच कितना होता है, 2.2 होता है। शुद्ध जल का पीएच 7 होता है, और रक्त का पीएच क्या होता है, 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच क्या होता है, 10 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच क्या होता है, 14 होता है। तो इस हिसाब से आप और भी चीजों का पीएच ज्ञात कर सकते हैं। अब है कि अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन जल में क्रमशः हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या पर निर्भर करती है। यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल जैसे 1 मोलर आप पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे, 1 मोलर विलयन लेते हैं तो वह विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे, और अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को हम प्रबल अम्ल कहेंगे। मतलब जो अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है उसे प्रबल अम्ल, और जो कम संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा उसे हम दुर्बल अम्ल कहेंगे। क्या आप यह पता लगा सकते हैं कि दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल कौन है? तो याद रखिएगा, सबसे प्रबल अम्ल HCl है, उसके बाद HNO3 है, उसके बाद H2SO4 है, और दुर्बल अम्ल में CH3COOH को आप रख सकते हैं। आगे, दैनिक जीवन में पीएच कहाँ कहाँ ये अम्लीयता क्षारीयता वाला गुण लागू है? तो क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? तो हाँ, हमारा जो शरीर है वो 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच ही कार्य करता है, और इससे ज़्यादा या कम होने पे हमारा शरीर बीमार हो जाएगा। तो जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास पर परिसर पे ही जीवित रह सकता है, यानी पीएच परास में अगर गड़बड़ी हो गया तो हमारी मृत्यु हो सकती है। वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, तब हम उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होता है, 5.6 से कम होता है। और अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल में पीएच का मान कम हो जाता है, और ऐसा नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता मतलब ज़्यादा दिन तक जीवित रहने की क्षमता समाप्त हो जाती है। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक कार्य जो जिंदा रहने के लिए हम कर रहे हैं वहाँ पे पीएच का भी महत्व बहुत ज़्यादा है। इसीलिए पीएच को क्या होना चाहिए, नियंत्रण में होना चाहिए। दूसरे ग्रहों में अम्ल पदार्थ, तो शुक्र, जो आप शुक्र नाम सुने होंगे, वेनस जिसको कहते हैं, वायुमंडल के सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादल, जो श्वेत पीला बादल उस पे लगा हुआ है वो किस कारण से है, सल्फ्यूरिक अम्ल से। मतलब वहां पे हमेशा अम्लीय वर्षा ही होता रहता है, इस कारण से उस ग्रह पे, शुक्र ग्रह पे जीवन संभव नहीं है। अब हम बगीचे में चलते हैं कि बगीचे में भी या पेड़ पौधे के लिए पीएच किस प्रकार से। अच्छी उपज के लिए पौधे को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। किसी पौधे का स्वस्थ विकास के लिए पीएच को ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों पर मिट्टी एकत्र कीजिए, और आप जो आपको दिया गया है आगे क्रियाकलाप, उस पीएच की जांच कीजिए, और इस बात का ध्यान रखिए कि जहां से मिट्टी ले रहे हैं वहां कौन से पौधे उपज रहे हैं। तो एक प्रखनली में 2 ग्राम मिट्टी रखिए और 5 मिलीलीटर जल मिलाइए। प्रखनली को सामग्री के साथ हिलाइए, मतलब मिट्टी को घोल दीजिए, और सामग्री को छानिए, मतलब पूरा मिट्टी के जो अंश है उसे छान लेते हैं। अब उसमें क्या होगा, मिट्टी वाला का घोल हो गया वो।
अब सामग्री को छानिए, प्रखनली को निस्संदन जो आप छानिए, जो जल छाने उसे आप अलग कर लीजिए। अब सार्वत्रिक सूचक से जो पीएच स्केल है आपका, उसको से मात्रा से पीएच की जांच कीजिए और अपने क्षेत्र में पौधे में उपयुक्त विकास के लिए आदर्श मिट्टी का पीएच का संबंध और निष्कर्ष ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने घर के भी मिट्टी का पीएच ज्ञात कर सकते हैं। बहुत आसान सा प्रयोग था। हमारे पाचन तंत्र का पीएच, तो यह अत्यंत रोचक है। हमारा उदर यानी पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन को पाचन में सहायक करता है और अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होने लगता है। और इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड, क्या खाते हैं हम लोग, एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। और इस अध्याय के आरंभ में ऐसा एक उपचार आपने अवश्य सुझाया होगा कि एंटा एसिड अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है। एंटा एसिड क्या करता है, अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है। तो इसीलिए एंटा एसिड दवाई को हम जब पेट में दर्द होता है तब हम खाते हैं। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एक दुर्बल क्षारक है जिसका उपयोग किया जाता है। तो हमारे पाचन तंत्र में भी पीएच का बहुत ही महत्व है। ठीक है। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, मतलब हमारे दांत के इस प्रकार से पीएच पे प्रभावित होते हैं। तो मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांत का क्षय प्रारंभ हो जाता है, दांत गिरने लगेगा। कब, जब 5.5 से कम हो जाएगा। दांतों का इनेमल, जिसको हम दंत पलवक कहते हैं, वास्तव में ये सबसे मजबूत होता है, परंतु ये जो इमेनल है कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है और यह जल में नहीं घुलता है। लेकिन मुंह की पीएच का मान अगर 5.7 से कम हो जाएगा तो यह संक्षारित हो जाएगा, मतलब ये जल में घुल जाएगा। अगर हम मुंह में अम्ल डाल दें या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दांत चल जाए तो वहां पे जल जैसे ही जाएगा तो ये हमारा दांत घुल जाएगा, संक्षारित हो जाएगा। और मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया और भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए भी अम्ल उत्पन्न होता है। और भोजन के बाद मुंह साफ करने से बचाव किया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए क्षारीय दंतमंजन का उपयोग होता है। कैसे दंतमंजन, क्षारीय दंतमंजन का प्रयोग करते हैं। अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है और जिससे, मतलब दंतमंजन कैसा होता है, क्षारीय प्रवृत्ति वाला होता है। ठीक है। अगर कोई अम्लीय दंतमंजन का प्रयोग कर ले तो उसका दांत गिर जाएगा। ठीक है। अब आप कहिएगा, जैसे आपको नींबू जो होता है, खट्टा चीज जो होता है, वो चूंकि अम्लीय होता है, उसका पीएच बहुत कम होता है तो वो दांत के लिए हानिकारक है। चाहे दही, यानी जो भी खट्टा चीज है वो दांत के लिए बहुत ही हानिकारक है, उससे आपकी दांत की टूटने की संभावना बढ़ जाएगी। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा, क्या कभी आपको मधुमक्खी का डंक मारा है? मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। और डंक मारे गए अंग पर अगर आप बेकिंग सोडा यानी दुर्बल क्षारक का उपयोग कर लेते हैं तो आराम मिलेगा। ठीक है। अगर आप वहां पे क्या कर ले, हाँ, कभी कभी आपको ये भी पता चला होगा, आपके लिए एक प्रश्न है कि मधुमक्खी या बिढ़नी या कुछ काटता है तो उस पर लोहे रगड़ने से भी हमें आराम होता है, क्यों? इसका जवाब इस चैप्टर में था, आप सोचिए। उपयोग आराम, नेटल का डंक भी जो होता है उसमें अगर मेथोइक अम्ल छोड़ता है, नेटल का डंक जो होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है, मेथोइक अम्ल होता है, जिसके कारण जलन एवं दर्द उत्पन्न होता है। अब हम बात करते हैं प्रकृति की उदासीनीकरण के विकल्पी देते हैं। तो नेटल का जब डंक हो जाए, मतलब काट ले, नेटल यानी बिच्छू या कह सकते हैं उस टाइप का चीज जो बड़का बिढ़नी होता है, बिढ़नी जंगलों में उपजता है। इसमें पत्तों को डंक नुमा बाल होते हैं, पत्तों में डंक नुमा बाल होते हैं जो अगर गलती से छू जाए तो डंक जैसा, ऐसे नेटल एक पौधा है। ठीक है। नेटल क्या है, एक शाकीय पादप है। ठीक है। जो इसमें क्या होता है, जिसमें एक नुकीला चीज होता है, बिच्छू जैसा डंक होता है,
और ये अगर आपको चुभ जाए तो आपको डंक जैसा दर्द होगा। और इन बालों में मेथनोइक अम्ल, कौन सा चीज, मेथनोइक अम्ल का स्राव होने के कारण दर्द होता है। और पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जा सकता है। ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते हैं। क्या आप डॉक के पौधे की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि अगर नेटल का पौधा हमें दर्द इसलिए दे रहा है कि इसमें अम्ल है, तो डॉक का पौधा अगर हमें दर्द से छुटकारा दे रहा है, इसका मतलब है कि उसमें क्या है, क्षार है, क्योंकि अम्ल की अम्लीयता क्षार की क्षारीयता ही खत्म करेगी। तो आप जान गए होंगे कि अगली बार अगर पहाड़ों पर चढ़ते हुए गलती से नेटल पौधे छू जाए तो आपको क्या करना चाहिए। क्या आप ऐसे ही पारंपरिक इलाज जानते हैं जो डंक पर प्रभाव डाल सकते हैं? तो वहां पे चूना भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको दिया गया है कि किसमें कौन सा अम्ल पाए जाते हैं। जैसे सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, खट्टा दूध, जो दूध खट्टा हो जाता है, लैक्टिकल अम्ल पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, और चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल, नेटल के डंक में मेथनोइक अम्ल, या कह सकते हैं नेटल मतलब डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथनोइक अम्ल। कहीं कहीं फॉर्मिक अम्ल भी लिखा रहता है। तो आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उस क्वेश्चनों को आप आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं लवण के संबंध में जानकारियां, परंतु ये हम अगले पार्ट में देखेंगे। आज हमने क्या जाना, पीएच स्केल, अम्ल और क्षार। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले पार्ट।